Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो लेक्चर में हमने बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following extrinsic factor is required for maturation of RBCs? कौन सा एक ऐसा एक्सट्रेंसिक फैक्टर है जो कि RBCs की मैचुरेशन के लिए ज़रूरी होता है? ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी फोलिक एसिड, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जो एक्सट्रेंसिक फैक्टर है जो कि RBCs को मैचुरेशन करने के लिए रिक्वायर रहता है, दैट इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी, जिसमें विटामिन B12 आता है और साथ में फोलिक एसिड आता है। अब अगर हम बात करें, ये जो विटामिन B12 है या फोलिक एसिड है, दैट आर कंसीडर्ड एज द एक्सटेंसिव फैक्टर। ये दोनों क्या होते हैं? एक्सटेंसिव फैक्टर होते हैं बिकॉज इट कम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, जो हम खाना वगैरह खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, उससे आता है। एंड दैट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द RBCs, जो RBCs की प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। लार्जेस्ट WBCs इन द पेरिफेरल ब्लड इज, जो लार्जेस्ट हमारा WBCs होता है हमारा पेरिफेरल ब्लड में, वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी रहेगा लिम्फोसाइट्स, लार्ज लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी मोनोसाइट एंड ऑप्शन डी इसिनोफिल्स। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लार्जेस्ट WBCs इन पेरिफेरल ब्लड इज। तो सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और फिर हमारे आंसर के साथ आपको मिलाना है। द लार्जेस्ट WBC सेल, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज मोनोसाइट। याद रखें, जो मोनोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लार्जेस्ट WBC सेल इन द दिस पेरिफेरल ब्लड। तो दे आर टिपिकली लार्जर देन द अदर, जो बाकी हमारे WBCs होते हैं, एंड हैव अ किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये किडनी या बीम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ब्लड सेल के अंदर ये होता है। ठीक है ना? तो लार्जेस्ट की अगर बात करें तो मोनोसाइट है। अगर आप करेंगे, इसका जो डायमीटर होता है अराउंड 15 to 22 म्यू माइक्रोन होता है। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल टाइप इन द पेरिफेरल ब्लड। ये चीज़ याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। द प्रोसेस बाय विच WBCs squeeze through the pore in the capillary wall is। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन रहेंगे कीमेटोटॉक्सिस, पिनोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशंस एंड डायपिडासिस। तो ये क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स स्क्वीज थ्रू द पोर इन द कैपिलरी वॉल। जो कैपिलरी वॉल्स होती है उसमें से स्क्वीज होके निकलता है, तो इसको कहते हैं डायपिडियासिस। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो डायपिडियासिस होता है, दिस अलो WBCs टू माइग्रेट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू टिश्यू। जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है, ब्लड स्ट्रीम होती है, उससे ये क्या करते हैं? माइग्रेट करके कहाँ पे जाते हैं? जितने भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं उसके बीच ये जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका, कैरी और उसके साथ के वेद दे कैरी आउट विद देयर इम्यून फंक्शन। क्योंकि ये जो जितने भी WBCs होते हैं ये क्या करते हैं? ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ। ठीक है ना? जितना भी इन्फेक्शन है उसके साथ ये फाइट करते हैं, जितना भी हमारे
इन्फेक्शन होता है या रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू करते हैं, ठीक है ना। सो डायपिडियोसिस जो होता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स में, जो कि हमारे जितने भी WBCs होते हैं उनको क्या दैट इनेबल टू रीच द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन और इंजरी, जहाँ भी इंजरी हो ये इन्फ्लेमेशन होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डायपिडियोसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इज, जो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है वो कौन सा है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। तो क्या क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इज, जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, वेट, तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी RBCs एंड ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। सो सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। सो द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इज द ब्लड प्लेटलेट्स। तो कौन से होते हैं हमारे, जो भी हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, दैट आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। अब प्लेटलेट्स आर नॉट एक्चुअली सेल बट रेदर देन अ स्मॉल सेल फ्रेगमेंट। अब ये ड्राइव कहाँ से होते हैं, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ड्राइव फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट से ये ड्राइव होते हैं, और ये मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पे होता है, हमारी बोन मैरो में होता है। याद रखें कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, वहाँ से ये ड्राइव होता है, ठीक है जी। अब ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। याद रखें जितनी भी ब्लड क्लॉटिंग होती है उसके लिए ये जो प्लेटलेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो जो स्मॉलेस्ट रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, ब्लड प्लेटलेट्स। तो उसके बाद और कुछ अगर इंफॉर्मेशन, और इनको जितनी भी कैपिलरीज हैं ये कैरी वगैरह करती हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया इज, सबसे जो कॉमन एनीमिया होता है वो कौन सा होता है। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एनीमिया कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए रहेगा पेर्निकोइस एनीमिया, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो सबसे कॉमनेस्ट एनीमिया आपने देखा होगा ये कौन सा होता है हमारा, ऑप्शन सी, दैट इज आयरन। जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी होता है, जब हमें आयरन की कमी हो जाती है उसकी वजह से एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी हैज़ बिकम द मेन इशू ऑफ आवर हेल्थ इन इंडिया फॉर द मेनी पास्ट डिकेड, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में अराउंड 67 चिल्ड्रन जो होते हैं, या ये अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें या एडोलेसेंस गर्ल की बात करें, 60% अराउंड ये सारे जो होते हैं इंडिया आर एनीमिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर 4 में से तो 3 वुमेन्स ऐसी होती हैं जो कि जिनकी लो डाइटरी आयरन इनटेक होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, एनीमिया हो जाते हैं। तो अभी एनीमिया मुक्त भारत मिशन भी कोई आई थिंक लॉन्च हुआ है, मुझे उसकी इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मिशन होता है, देखो स्कीम्स के भी ऊपर आ सकता है, एनीमिया, याद रखेंगे एनीमिया मुक्त भारत, ये भी एक स्कीम है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। इसको AMB भी कहते हैं, जो रिड्यूस करता है आई थिंक जो एनीमिया होता है, ये जो आयरन डेफिशिएंसीज होती है। आपने देखा होगा कितनी सारी प्रेग्नेंट महिला होती हैं जिनको फोलिक एसिड या आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। आपके जितने भी ये PHCs हों या CHCs हों, उन सब में इन सबको दी जाती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या हमारी लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं, उन सबको दिए जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें आई थिंक प्रोलैक्टिक्स आयरन होते हैं, कुछ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें जो है ये दी जाती हैं, ठीक है। सो आयरन डेफिशिएंसी जो है, आयरन
क्या कहेंगे इसको, कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया इज योर आयरन डेफिशिएंसी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द टर्म ER वाज कॉइंड बाय, ठीक है जी, द टर्म ER वाज कॉइंड बाय। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सेल बायोलॉजी में से है, ठीक है जी। तो टर्म ER किसने जो है वो कॉइंड करी है? क्या कैमिलो गोल्गी ने करी है, पोर्टर ने करी है, रॉबर्ट ब्राउन ने करी है, बेंडा ने करी है? सो अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सबसे पहले तो ER क्या है हमारा? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो ये सबसे पहले किसने कॉइन टर्म की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज, अगर इनके पूरा KR पोर्टर ने ये की थी अराउंड 1948 में, ये की थी टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, अगर आपने सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ी होंगी। तो पोर्टर एंड कैलमन था जिन्होंने ये डिस्क्राइब की थी इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है क्या? एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम है, दैट इज फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेड सैक्स विद इन द साइटोप्लाज्म। हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होता है, ये तो आई थिंक सभी को आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें, अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें, तो इसको ऑब्जर्व किया था आई थिंक चार्ल्स ग्रैनर ने किया था, अराउंड 1897 के दशक में किया था। तो उस टाइम इसको क्या कहा गया था? एर्गेस्ट्रोप्लाज्म कहा गया था, एर्गेस्ट्रोप्लाज्म कहा गया था, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which of the following organelles has a continuous connection with the nuclear membrane? तो कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनली है जो कंटिन्यूस अपना कनेक्शन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ रखती है? तो ऑप्शन ए रहेगा गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो कंटिन्यूस रहती हैं, अब दो इंडोप्लाज्मिक, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आ जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सी हैं ये। लेकिन अब इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कौन सी हैं? देखो सेल के साथ जो जुड़ी रहेंगी, जो कंटिन्यूस कनेक्शन में रहेंगी, वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज योर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा सा होता है लेकिन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के, अब देखो ना इंडोप्लाज्मिक कनेक्शन तो दोनों का है लेकिन कंटिन्यूस जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक का रहेगा, स्मूथ का नहीं रहेगा। सो द ऑर्गेनली दैट हैज अ कंटिन्यूस विद द दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज योर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, याद रखेंगे। सो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेल्प is directly connected to the membrane of the endoplasmic reticulum forming a small or a continuous network with the cell के साथ ये बना के चलते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन, जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है तो उसमें जो ये जो राइबोसोम्स होती हैं ये कहाँ पे लोकेट करती हैं? कहाँ पे लोकेट करती हैं? क्या साइटोप्लाज्मिक साइट्स पे करती हैं, ल्यूमिनल साइट्स पे करती हैं, बोथ ए एंड बी, या ऑल और थ्रू द सेल करती हैं? सो अगर हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर दैट इज स्टडीड विद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज होता है जो प्रोटीन बनाता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम लोकेट होते हैं वो किस साइड पे होते हैं? इन द साइटोप्लाज्मिक साइड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का इसका आंसर रहेगा। याद रखें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ए रहेगा। सो इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक तो साइटोप्लाज्मिक के ऊपर होते हैं
और दूसरी बात करें तो outer सरफेस पे होते हैं, outer सरफेस पे होते हैं, इनर पे नहीं होते। मतलब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके ऊपर ऊपर होंगे, outer सरफेस के होंगे। सो दैट गिविंग इट्स अ रफ अपीयरेंस, तभी तो उसको रफ कहेंगे। अगर उसके बाहर होंगे, अंदर होंगे तो फिर क्या पता लगेगा। सो द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर दे सिंथेसाइज प्रोटीन। वहां पे वो क्या करेंगे, वो वहां पे प्रोटीन बनाएंगे, वहां पे वो प्रोटीन बनाएंगे दैट आर डेस्टिट्यूट टू बी सेक्रेटेड और ट्रांसपोर्टेड टू द अदर ऑर्गेनेल्स, जो बाकी ऑर्गेनेल्स में भी जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर ट्रू रिगार्डिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो कौन सी स्टेटमेंट एक ऐसी है जो कि सही है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर बात हो तो सही बतानी है। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, नहीं है ये ट्रू। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्ट एज अ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टिंग, नहीं है ये भी। ना ये है ना, ये है, ये इसको प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड करता है, इंट्रासेलुलर सपोर्ट वर्क भी है, ये भी है। इंडोप्लाज्मिक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक इन्वॉल्व इन सेंसर लाइपिड, बिल्कुल लाइपिड करता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। सो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट ही ट्रू है इसकी। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो तो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सेल को देता है, और जो ट्रांसपोर्ट करेगा इंटरसेलुलर सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी करेगा। और ये सिंथेसिस ऑफ लाइपिड, हमारा जितनी सिंथेसिस ऑफ लाइपिड है उसको भी ये इन्वॉल्वमेंट होती है, इसकी सिंथेसिस ऑफ, इसमें ये इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर ट्रू की बात करें तो ये सारे के सारे इसमें इसके पॉइंट इसके अंदर फिट बैठते हैं। सो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसकी साइट भी है सिंथेसिस की। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस या इसको हम गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। शॉर्टनिंग एंड पैकेजिंग, बिल्कुल शॉर्टनिंग और पैकेजिंग भी करता है। ऑप्शन बी एक्सोसाइटोसिस ऑफ मेलानिन ग्रेन्यूल, बिल्कुल करता है। ऑप्शन सी एक्सोसाइटोसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, बिल्कुल करता है। ऑप्शन डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। द टर्म गोल्गी अपरेटस वाज कॉइंड बाय, जो टर्म गोल्गी अपरेटस है वो किसने दिया है। कैमिलो गोल्गी, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या बेंडा। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, पहले तो आप इस वीडियो को क्या करें, जब मैं आंसर देता हूं तो आप थोड़ा पॉज करके खुद से आंसर दें, और कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। जितने आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे फिर मुझे भी पता रहेगा कितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। सो द टर्म गोल्गी अपरेटस वाज कॉइंड बाय योर ऑप्शन ए, दैट इज कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो जो गोल्गी है उसने ये टर्म दी है। अब क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। F0 F1 पार्टिकल्स आर लोकेटेड इन, ये जो F1 F2 पार्टिकल्स हैं ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। थाइलाकॉइड्स पे लोकेट करते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ करते हैं, या हमारे पास ऑप्शन रहेंगे गोल्गियन वैक्यूल के साथ करते हैं, या नन ऑफ दी अबोव है। अब आपने ये बताना है ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर दैट इज ऑप्शन बी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उसके साथ F0 F1 पार्टिकल जो हैं वो क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ। 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टिए
एक्ट एज द साइट फॉर, ये किसकी जो है वो साइट होती है। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस की होती है, फोस्फोरिलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल होता है, या ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन जो होता है। अब ये जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं इसके बारे में आपने डिटेल तो पढ़ा है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन लगाने हैं ताकि ये आ जाए। तो अगर हम 43 की बात करें तो ये जो क्रिस्टी होता है ये किसकी साइट होता है, दैट इज ऑप्शन डी। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की ये जो साइट होती है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज रिच विद विच फॉस्फोलाइपिड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन विच फॉस्फोलाइपिड। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा फॉस्फोटाइडाइल आइनोसिडोल, ऑप्शन बी फॉस्फोटाइडाइल सीरीन, ऑप्शन डी रहेगा कार्डियोलिपिन, ऑप्शन डी रहेगा फॉस्फोटाइडाइल कोलिन। सो जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की दैट इज रिच इन फॉस्फोलाइपिड इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज कार्डियोलाइपिन। सो कार्डियोलाइपिन जो होता है एक यूनिक किस्म का एक फॉस्फोलाइपिड होता है, एक फॉस्फोलाइपिड होता है विद टू फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल ग्रुप। फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल ग्रुप होता है, मेकिंग इट अ डाइमेरिक स्ट्रक्चर। इसका जो डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, याद रखें ये क्वेश्चन डाइमेरिक स्ट्रक्चर से भी आ सकता है। सो ये मोस्टली ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है जो कि 20% ऑफ लाइपिड जो इसका कंटेंट होता है। तो ये क्वेश्चन इसका जो आंसर रहेगा, इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल की जहाँ पे फॉस्फोलाइपिड होता है उसको हम कार्डियोलाइपिन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है। ऑप्शन ए रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएट एटीपी प्रोडक्शन, ये बिल्कुल है इसका फंक्शन, हमने बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी रहेगा फैटी एसिड ब्रेकडाउन, बिल्कुल ये फैटी एसिड ब्रेकडाउन करता है। ऑप्शन सी नॉन शिवरिंग थर्मोजिसिस, ये इसका फंक्शन नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी रहेगा ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएट एटीपी प्रोडक्शन। तो अदर फंक्शन दैट आर नॉट माइटोकॉन्ड्रियल इंक्लूड, एक तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है। इसमें एक तो हो जाएगा ये फैटी एसिड ब्रेकडाउन नहीं करता है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, एक तो ये रहेगा इसका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझ लेते हैं, ये इनके फंक्शन नहीं है। और नॉन शिवरिंग जो है ये भी नहीं है, इसकी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी इसका जो है ये फंक्शन नहीं है। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी और सी, इसके दोनों आंसर रहेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है तो ये ग्लाइकोलिसिस भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट जो है ये फ्रेम हो चुका है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर फंक्शन की सीधी सीधी बात करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही रखेंगे तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शंस की बात करूँ अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूँ तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले अगर फंक्शन की बात करूँ तो मेटाबॉलिक, ये क्या करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल करता है। दूसरी बात करूं प्रमोट इन द ग्रोथ ऑफ अ न्यू सेल इन सेल मल्टीप्लिकेशन। फिर डिटॉक्सीफाइंग करता है,
फाइंड क्या करता है, एमोनिया इन द लीवर सेल। उसके बाद एपोस्टोसिस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एपोस्टोसिस में, या प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसको कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए। एपोटोसिस या प्रोग्राम्ड, क्या कहते हैं इसको, प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। ठीक है जी, अगर इसकी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर आपको, इस वीडियो लेक्चर में यही क्वेश्चन रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी क्वेश्चन लेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।